तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। क्लास 10th का ये चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखेंगे वो एनसीईआरटी से होगा। तो देखिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है, दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं जब उनके आकार और आकृति समान हो, ठीक है। आकार और आकृति मतलब क्या, देखिए, अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर दोनों हमारे पास त्रिभुज है ना, तो दोनों त्रिभुज जो है इसमें आकार देखिएगा तो बिल्कुल समान है। जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका भी क्षेत्रफल हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आकार में दोनों बराबर हो गया, ठीक है। और अगर आकृति की अगर हम बात करें तो देखिए, ये भी त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है ना। तो हमारे पास आकार और आकृति दोनों अगर सेम हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। देखिए दोस्तों, सर्वांगसम जब त्रिभुज होते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों सर्वांगसम होगा तो एक दूसरे के ऊपर हम बैठाए ना, तो बिल्कुल फाइनली 100% ये बैठ जाएगा, ठीक है ना। छोटा बड़ा कहीं से भी नहीं होगा। यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होगा तो ए बी जो भुजा है वो डी ई पर आ जाएगा, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा दोनों, ठीक है। ए सी जो भुजा होगा वो डी एफ पर आ जाएगा, और बी सी जो भुजा होगा वो ई एफ पर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंगल ए है यानी कोण ए जो है वो कोण डी पर आएगा, कोण जो बी है कोण ई पर आएगा, कोण जो सी है कोण एफ पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक बात समझ गए। देखिए, फिर से एक बार समझा देता हूँ। दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होते हैं, ये दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उनके आकार, यानी कि आकार मतलब क्या, यानी कि क्षेत्रफल, और आकृति, आकृति मतलब क्या, यानी कि ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, ये अगर वृत्त होगा तो ये भी वृत्त होना चाहिए, ठीक है। तो समान हो, यानी कि आकार और आकृति अगर समान होता है तो दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। यहाँ बोला जा रहा कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की 5 शर्तें हैं। अगर हम शर्त की बात करें दो त्रिभुज के, ठीक है ना, सर्वांगसम होने के, तो 5 शर्तें कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर एस एस एस, फिर इसके बाद एस ए एस और आर एच एस। हालांकि मैं आपको बता दूं ये क्लास 9th में सब कुछ पढ़ा दिया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में हमारा यूज है सर्वांगसम का, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एस 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 लिखा हुआ है। देखिए, अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम होंगे तो ऐसे करके इस नियम से सर्वांगसम हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो साइड है ना, इस साइड के साथ मैच करेगा, ये वाला जो साइड है इस साइड के साथ मैच करेगा, और ये वाला जो साइड है इस साइड के साथ मैच करेगा। तो साइड और फिर ये भी साइड और ये साइड से दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइड 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 और साइड 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 दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा साइड एंगल साइड बोला हुआ है, तो इसका मतलब क्या, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल अगर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पर तो हमारे पास दो त्रिभुज है, तो हमने दो को देख लिया, अभी हमारे पास तीसरा है। तो देखिए, इसको दिखाते हैं आपको। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल अगर इक्वल होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथा हम देखते हैं एंगल एंगल साइड। तो एंगल और एंगल, फिर एंगल और एंगल, ठीक है ना, यहाँ पर डबल दे रहे हैं, और यहाँ पर साइड और ये साइड, यानी कि ये वाला एंगल एंगल साइड से और एंगल एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो दोस्तों, आर एच एस हमारे पास बचा हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आर मतलब क्या, यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, यानी कि समकोण, ठीक है ना। एस से क्या होता है, हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और साइड बोला हुआ है, या तो आप इसको दोनों को मैच कर दीजिए, चाहे नीचे वाले को मैच कर दीजिए। तो चलिए ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मैच करा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और साइड साइड, अगर दोनों त्रिभुज में हमारे पास है ऐसा करके मैच कर रहा, तो दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सर्वांगसम के बारे में मैंने आपको बिल्कुल छोटा एक इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आपको सर्वांगसम त्रिभुज समझ में आ सके, ठीक है। अब चलते हैं, जो हमारा क्लास 10th में नया चीज़ जो पढ़ने वाला है वो है हमारे पास समरूप, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे, तो देखिएगा मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ है, ये समरूप तभी हो सकता है जब दोनों के संगत कोण बराबर हो। यानी कि संगत कोण का बराबर मतलब क्या, जैसे यहाँ पर जो कोण ए होगा, इसमें देख रहे हैं त्रिभुज में ना ए, और यहाँ पर कोण डी के बराबर होगा, और फिर जो कोण बी होगा वो किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर होगा, और कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजा कौन कौन सा है, तो देखिए ए बी और डी ई, ए बी और डी ई। तो संगत भुजा का अनुपात करते हैं, अनुपात मतलब यहाँ पर ऐसे करके हो जाएगा ए बी बटे में डी ई, इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। ठीक है, फिर इसके बाद और संगत भुजा कौन कौन सा है, तो ए सी है और ई एफ है, बी सी है और ई एफ हो गया हमारे पास, ये संगत भुजाओं का अनुपात हो गया। ये किसके बराबर होगा, एक और हमारे पास जो भुजा बचा हुआ ना, ये संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक बार समझाने का फिर से प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो त्रिभुज दिया हुआ था, दोनों त्रिभुज हमारे पास तब समरूप होगा जब दोनों के संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो जाएगा ऐसे करके, और संगत भुजाओं का अनुपात, संगत जो भुजाएं हैं इसका अनुपात, ये संगत भुजाओं का अनुपात और ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तीनों होगा। क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, सर्वागसम के लिए जो चिन्ह बनता है वो ऐसे करके बनता है, और समरूप के लिए चिन्ह बनता है कैसे, ऐसे करके बनता है। ये समरूप के लिए है, ये सर्वागसम के लिए है, आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों यहाँ तक बात तो समझ गए आप। अब देखिए मैं थोड़ा सा अपने भाषा में थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मैंने इस त्रिभुज के बारे में बताया आपको कि दोनों ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे पर बिल्कुल 100% बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, समरूप का मतलब क्या, यानी कि ये छोटा आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। अगर मैं छोटा त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा करूँ तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके ऊपर बैठ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के साथ मैच कर जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के साथ मैच कर जाएगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के साथ मैच कर जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास जो संगत भुजाएं हैं वो भी बिल्कुल मैच कर जाएंगी ऐसे करके। ठीक है ना, चाहे हम इसको बड़ा कर रहे हैं तो इस पर आकर के ओवरलैप कर जा रहा, चाहे हम इसको छोटा कर रहे हैं तो ये जाकर के ओवरलैप कर जा रहा है इस पर। ठीक है ना, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, यानी कि समरूप हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के यहाँ पर मैं लिखा हुआ नहीं है, दो त्रिभुज के समरूप होने के 4 शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो त्रिभुज के समरूप होने के 4 शर्तें हैं। कौन कौन से शर्त होंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एस 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 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एस ए एस हो जाएगा, और ए हो जाएगा, और ए हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे कैसे नियम काम करेगा। तो देखिएगा, अगर मैं एस 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 की बात करूँ तो जैसे मैं त्रिभुज दो लेता हूँ, यहाँ पर एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और इसका नाम देता हूँ मैं डी ई एफ। ठीक है, तो अगर मैं एस 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 की बात करूँ तो देखिए, ए बी बटे में अगर डी ई होता है बराबर बी सी बटे में ई एफ होता है, और हमारे पास ए सी बटे में डी एफ अगर होता है, तो देखिए ये वाला साइड जो हमारे पास है ना, दोनों का अनुपात, इस दोनों भुजाओं का अनुपात, इस दोनों भुजाओं का अनुपात और इस दोनों भुजाओं का अनुपात अगर हमारे पास बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे, कौन से नियम से, साइड से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं साइड एंगल साइड। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कि इसी दोनों त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, बार बार त्रिभुज बनाते नहीं है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ए बी और बटे में डी हो गया। ठीक है, बराबर हमारे पास हो गया ए सी और बटे में डी एफ हो गया, और साथ ही साथ हमारे पास जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर हो गया। तो देखिए साइड और एंगल इस दोनों साइड का अनुपात और इस एंगल का इक्वल और इस दोनों साइड का अनुपात। ठीक है ना, ऐसे करके हो रहा है हमारे पास। तो दोनों साइड हमारे पास जो संगत भुजा है, ठीक है, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात इस दोनों संगत भुजाओं के अनुपात के अगर बराबर होता है, यानी कि ऐसे करके, फिर सुनिएगा, इस दोनों भुजाओं का जो अनुपात है इस दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोण है ना, इन दोनों भुजाओं के और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण जो है, अगर दोनों बराबर हो पाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल ए जो है, अब इसके लिए बताते हैं एंगल के लिए। ठीक है, लगभग आप समझ गए होंगे।
तो देखिए एंगल ए जो है अगर एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, और एंगल जो सी है वो एंगल एफ के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंगल एंगल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल ए हमारे पास जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है। ठीक है, तो इस अगर दो हमारे पास एंगल मैच करते हैं दोनों त्रिभुज में ना, तब पर भी दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको 4 नियम यहाँ पर समझा दिया, और दोस्तों यहाँ तक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो हमारे पास आगे का जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा प्रमेय के बारे में। ठीक है ना, प्रमेय को प्रूफ कराऊंगा। तो हमारे पास लगभग 9 प्रमेय है इस चैप्टर में, मैं 9 के 9 प्रमेय को बिल्कुल अच्छे से प्रूफ कराऊंगा। हालांकि एक बार प्रूफ करा चुका हूं, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे देखेंगे तो मैंने करा चुका हुआ है, लेकिन मैं फिर से कराऊंगा। ठीक है, एनसीईआरटी के लिए, एक्चुअली मैंने भारतीय बोर्ड के लिए डाला था वीडियो, तो भारतीय बोर्ड और एनसीईआरटी के दोनों के लिए यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उस पर मैंने बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है, अब मैं बनाने वाला हूँ कॉपी पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।